गर्भगृह के भीतर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चेतन फटी आंखों से वहां की दीवारें देख रहा था। चेतन की हैरानी का कारण था कि जब वो पहली बार इस गर्भगृह में आया था तो यहाँ की दीवारों पर कुछ भी अंकित नहीं था। पूरी दीवार सामान्य थी, लेकिन अभी उन दीवारों पर ढेर सारे चित्र और एक औरत की कई सारी नृत्य की मुद्राएं गढ़ी हुई थी, जिसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बेहद प्राचीन कलाकृतियां हैं और एक दिन के भीतर नहीं बनाई जा सकती है। वहां अंधेरा अधिक होने के कारण मोबाइल की रोशनी भी उन चित्रों को ठीक ढंग से देखने में मदद नहीं कर पा रही थी। तब चेतन ने एक एक चित्र को बिल्कुल पास से देखना शुरू किया। दीवार पर उन चित्रों को अपनी उंगलियों से छूता चेतन जब एक नृत्य मुद्रा के सामने पहुंचा तो वो चौंक पड़ा। यह आकृति ठीक उसी तरह की थी जिस तरह की वीर सिंह के लाइब्रेरी में मिली चित्रलेखा किताब के मुख्य पृष्ठ पर बनी हुई थी। साथ ही आसपास बने चिन्हों में और किताब के मुख्य पृष्ठ पर बने चिन्हों में काफी सटीकता थी। चेतन हैरानी में बस यही सोचे जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अलावा जो भी गर्भगृह में आया वो मारा गया, फिर यहाँ बना ये आर्ट उस बुक के कवर पेज पर किसने बनाया। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दीवार पर ये आर्ट पहले बना या उस बुक पर। लेकिन जो भी हो, दोनों ही सूरतों में कोई और भी है जो मेरे अलावा यहाँ से जिंदा लौटा है। इसी अचंभे को केंद्र में रखते हुए चेतन को एक घटना भी याद आ गई जब वो आखिरी बार यहाँ आया था और इनमें से किसी एक दीवार को हल्का सा छूते ही वो दीवार अपनी जगह से सरक गई थी और चेतन किसी अनजान सी जगह पर पहुंच गया था। उस दीवार की तलाश में उसने तुरंत ही मोबाइल को अपनी शर्ट के ऊपरी जेब में डाला और एक एक करके उन दीवारों को अपनी पूरी ताकत लगाकर धकेलने लगा, पर कोई परिणाम नहीं निकल सका। एक भी दीवार अपनी जगह से टस से मस न हुई। बहुत देर मेहनत करके भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो दीवार के सहारे बैठ गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, ये कैसे पॉसिबल है यार। मुझे अच्छे से याद है उस रात इनमें से ही कोई दीवार अपनी जगह से हटी थी। इस समय चेतन को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। दीवार से टिककर बैठ चेतन बेमतलब मोबाइल की रोशनी यहाँ वहां बिखरते हुए देख रहा था और मन ही मन बस यही सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिसके सहारे इन सारी बातों से पर्दा हट जाए। अचानक ही उसका ध्यान सामने की दीवार पर गया। सामने एक पिलर था जिसके भीतर सामान रखने के लिए शेल्फ बनाए गए थे। उसके एक हिस्से में कुछ चमक रहा था जो वहां बैठे चेतन को आसानी से दिख रहा था। चेतन ने जैसे ही मोबाइल की रोशनी वहां डाली तो उसे वहां एक काले रंग का छोटा सा बॉक्स नजर आया जिसमें तरह तरह की कीमती पत्थर जड़े हुए थे और वही रत्न अंधेरे में भी चमक रहे थे। चेतन ने तेजी से उठकर उस बॉक्स को उठा लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो खुल नहीं पाया। चेतन ने थोड़ा जोर देकर एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन तभी वीर सिंह की आवाज उसे सुनाई पड़ी जो उसे जल्दी से बाहर आने को कह रहा था। जल्दी करो चेतन, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चेतन उस बॉक्स को खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, बस थोड़ा और रुकते हैं, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। तभी वीर सिंह कठोर आवाज में बोला, जैसा कहता हूँ करो, निकलो यहाँ से। पुजारी मंदिर की ओर आ रहा है। अगर उसने तुम्हें मंदिर में और ऊपर से गर्भगृह में देख लिया ना तो पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। किसी को भी समझा पाना नामुमकिन होगा, वो अलग। इसलिए कहता हूँ जल्दी से बाहर निकलो। कहते हुए वीर सिंह पुजारी को देखने के लिए भागा। इधर चेतन ने उस बक्से को वापस उसकी जगह पर छोड़ दिया और फौरन गर्भगृह से बाहर निकल आया, लेकिन हड़बड़ी में वो गर्भगृह के दरवाजे पर ताला अटकाना भूल गया। दूसरी ओर जैसे ही वीर सिंह के सामने पुजारी आ धमका, वीर सिंह ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अरे पुजारी जी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? पुजारी ने वीर सिंह को वहां देख तीखे अंदाज में बोला, ये सवाल तो तुझसे भी है मेरा। वीर सिंह ने लड़खड़ाते हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि भगवान के दर्शन करता चलूं। वीर सिंह और पुजारी की इन बातों के बीच चेतन पुजारी से नजर बचाकर वहां से निकलने की कोशिश में था,
पर पुजारी की नजर चेतन पर पड़ गई। जिस तरह से चेतन पुजारी के सामने से चोरों की भांति निकला था, पुजारी ये बात भांप गया था कि चेतन गांव में सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं रुका, जरूर कुछ और बात भी है। पर उस वक्त पुजारी ने कुछ नहीं कहा और वो गर्भगृह की ओर चला गया। चेतन वीर सिंह के साथ वापस लौट आया। शाम के कुछ 5:30 बज रहे होंगे। ठंड बढ़ने लगी थी और संध्या एक बार फिर दिन के उजाले को एक अंधेरी से ढकने को तैयार थी। दोनों छत पर पड़ी 2 चारपाई पर बैठे थे। बीच में एक चौड़े से पात्र में कुछ लकड़ियों को जलाकर सर्दी से बचने का इंतजाम था। चेतन ने सारी बातें जो भी उसने गर्भगृह के भीतर देखी थी शुरू से अंत तक वीर सिंह को बता दी। वीर सिंह भी उसकी बातों पर गौर कर रहा था। बातें करते हुए वीर सिंह को चेतन कुछ परेशान सा नजर आया। वीर सिंह उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ चेतन बाबू, परेशान क्यों हो? आज नहीं तो ना सही कल फिर कोशिश करेंगे, जरूर हमारे हाथ कुछ न कुछ तो लग ही जाएगा। लेकिन अभी भी तुम जो बता रहे हो वो भी किसी सबूत से कम नहीं है। ये तो अब पक्का हो गया है कि चित्रलेखा किताब का काल भैरव मंदिर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। और रहा सवाल उस रात का जब तुम्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया था, तो हो सकता है कि खूनी वधू के वहां होने के कारण कुछ माया जैसी चीज हुई हो और तुम कुछ देख नहीं पाए। चेतन ने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर लेटते हुए बोला, नहीं वीर सिंह, बात तो उस बॉक्स की भी है। कुछ तो ऐसा होगा उस बॉक्स में जो हमारे काम का हो सकता है। मुझे दोबारा वहां जाकर उस बॉक्स को देखना ही होगा। चेतन ने इतना कहा ही था कि एकाएक उसका फोन बज उठा। फोन उसके दोस्त का था। चेतन चारपाई से उठकर वीर सिंह से थोड़ा दूर चला गया। फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, क्या है यार चेतन, कहाँ है अब तक? और तुम्हारे मंदिर वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? यहाँ बहुत बहुत नाराज है तुमसे। अगर तुमने जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। चेतन दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर अपनी बात साफ करते हुए बोला, यार थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, पर कुछ और दिन संभाल ले। मुझे यहाँ एक ऐसी स्टोरी मिली है जो तहलका मचा देगी, बस उस पर ही रिसर्च कर रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद चेतन ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में इस पूरी गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाने की इच्छा जाग गई थी। वो अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहता था और कैसे भी इस मामले को हल करके एक जबरदस्त कहानी बनाकर अपनी नौकरी को बचाने की कोशिश में था। और इसी कारण उसने आज शाम दोबारा मंदिर में जाने का निर्णय लिया। उसने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा, शाम के 7 बजने ही वाले थे। उसने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, बैठे बैठे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं एक बार जरा गांव का एक चक्कर मार कर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो और चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। वीर सिंह जो पास ही जल रही आग की लपटों का मजा ले रहा था, उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर किसी मुसीबत में मत फंसना। जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाओ। वैसे भी रात हो चुकी है और तुम जानते हो कि खतरा तो है। जरूरी नहीं कि 2 बार बचे हो तो हमेशा बचते ही रहोगे। वीर सिंह की बातों में गंभीरता थी, लेकिन चेतन ने उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फटाफट वहां से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ गया। जाते जाते वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि बस किसी तरह इस बार वो सफल हो जाए। उसके मन में एक पल को भी गांव में फैले खूनी वधू के खतरे का डर नहीं था। उल्टा उसका तो पूरा ध्यान बस इस गुत्थी के सुलझ जाने पर था। गांव की खाली और सुनसान सी सड़कों पर अकेला चलता चेतन एक बार फिर काल भैरव मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन चेतन को इस ताले का अंदाजा पहले से ही था और वो हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए चेतन अपने साथ एक लंबी रस्सी लेकर आया था। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस कहीं दूर 2-4 कुत्तों के भौंकने की आवाजें चेतन के कानों तक पड़ रही थी। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को चेतन अब पत्थर से नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि इस बार अगर एक आवाज भी हुई तो पास ही में वीर सिंह का घर है, जो समझ जाएगा कि चेतन फिर से ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चेतन ने अपनी जेब से रस्सी निकाली और उसे मंदिर के दरवाजे के भीतर फेंककर उसे अटकाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन रस्सी थी कि कहीं अटकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इसी तरह काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता हाथ न लगी। वो निराश होकर मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गया और सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर सोचने लगा कि कैसे अंदर जाया जाए। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो चेतन बुरी तरीके से डर गया और झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लेकिन अपने सामने एक आदमी को देख चेतन की जान में जान आई, वरना उसे लगा था कि कहीं खूनी वधू तो नहीं आ गई। चेतन ने उस अनजान आदमी को देखा जो अजीब सी नजरों से चेतन को घूर रहा था। उस आदमी की उम्र 40-45 के आसपास रही होगी। हट्टा कट्टा बदन, रंग गोरा, बेहद साधारण कपड़े पहने हुए उस आदमी के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। वो आदमी चेतन के पास आकर बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी के नजदीक आने पर चेतन हल्का सा पीछे हटते हुए बोला, किस तरह की मदद? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो आदमी बोला, जिसमें तुम्हें जरूरत है, जैसे इस वक्त इस ताले को खोलने में, जैसे उस चित्रलेखा किताब को समझने में, और जैसे। कहते हुए वो अचानक रुक गया। तभी चेतन ने उत्सुकतावश उससे सवाल किया, और जैसे? वो आदमी पीछे मुड़ते हुए बोला, और जैसे खूनी वधू के राज जानने में। ये सुनते ही चेतन भौंचक्का रह गया और उसने दोबारा प्रश्न किया, क्या तुम मुझे जानते हो? और तुम्हें उस किताब के बारे में कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? इस सवाल के साथ ही वो आदमी गंभीर होकर बोला, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे हाँ कहते हो तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं पहुंच जाया करूंगा। तुम बस मेरी मदद के लिए हामी भर दो। उस आदमी की बात सुनकर चेतन एक पल को गंभीर हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, मुझे मदद की जरूरत तो है, पर तुम बताओ कि। चेतन अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन वीर सिंह का था। चेतन ने उस आदमी से कहा, 2 मिनट रुको बस, फिर बात करते हैं। उस आदमी को रोककर चेतन ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वीर सिंह बोलो। दूसरी ओर से वीर सिंह की चिंता भरी आवाज आई, अरे कहाँ रह गए हो चेतन? इतनी रात हो गई है, अकेले इस वक्त बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है ये तुम जानते हो। जल्दी से वापस आ जाओ। चेतन ने वीर सिंह को परेशान देखकर जल्दी वापस लौटने की बात कही और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उस आदमी की तरफ मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो आदमी जो कुछ समय पहले चेतन से बात कर रहा था वो वहां से जा चुका था। चेतन ने हैरानी से खुद से कहा, कौन था ये आदमी और बिना पूरी बात किए कहाँ गायब हो गया? आखिर कौन है ये रहस्यमयी आदमी और क्यों करना चाहता है चेतन की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। उस आदमी को गायब पाकर चेतन हैरान था। उसने आसपास के पूरे इलाके को छान मारा, पर उस आदमी का कहीं कोई नामो निशान तक नजर नहीं आया। वहीं धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। चूंकि चेतन जल्दबाजी में घर से निकल आया था और बढ़ती हुई ठंड उसे वहां रुकने की इजाजत नहीं दे रही थी, उसने कपकपाते हुए सोचा कि अभी यहाँ रुकना सही नहीं है, कल सुबह देखता हूँ। इस सोच के साथ चेतन दोबारा वीर सिंह के घर की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, किसी भी इंसान की उपस्थिति दूर दूर तक नहीं थी। क्योंकि गांव भी छोटा था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी इक्का दुक्का ही थी, इसलिए चेतन अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे चला जा रहा था। हल्की चांदनी रात में बढ़ती ठंड के कारण उठता कोहरा धुएं के समान नजर आ रहा था और इस वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही चेतन एक गली के सामने से गुजरा, उसे कोहरे के रूप में उठते धुएं में एक परछाई नजर आई। उस परछाई को देख एक पल के लिए चेतन के कदम ठिठक गए, लेकिन फिर उसे लगा शायद ये उसी आदमी का साया हो जो उसे मंदिर के बाहर मिला था।
ये सोचकर चेतन तेजी से गली में घुस गया, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वो खुद से सवाल करते हुए बोला, मैंने अभी अभी किसी की परछाई देखी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ये मेरा भ्रम हो। अभी चेतन ये सोच ही रहा था कि उसे किसी के पायलों की आवाज सुनाई पड़ी। पायलों की आवाज चेतन की तरफ ही बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही चेतन को वहां की हवा में रात की रानी की तेज खुशबू का एहसास हुआ, तो वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से कहा, ये खुशबू तो तब आती है जब वो आसपास होती है। अब इसका मतलब वो यही है। अब तक तो चेतन खूनी वधू को सच नहीं मानता था, इसलिए उसे कभी डर भी नहीं लगा। लेकिन इस सन्नाटे में कुछ पलों के लिए वो भी घबरा गया था। उसने अपने कदम तेज कर दिए और बिना पीछे मुड़े चलने लगा। चेतन के तेज होने के साथ ही पायलों की शोर भी बढ़ती जा रही थी, और फिर अचानक ही चेतन को महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके बगल में चल रहा है। अपने बगल में एक लाल रंग के साए का एहसास जब उसे हुआ, तो ठंड और डर के कारण चेतन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके जैसे ही अपने बगल में देखना चाहा, उसे किसी ने एकदम से एक गली के भीतर खींच लिया। चेतन ने घबराकर जैसे ही उस आदमी को देखना चाहा जिसने उसे खींचा था, उसके मुंह से तेज आवाज निकली, तुम? चेतन के मुंह से आवाज निकलते ही उस शख्स ने उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए। चेतन को खींच कर ले जाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि वीर सिंह की बहन माही थी। इस वक्त माही ने चेतन का मुंह अपने हाथों से ढक रखा था, और दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को अच्छी तरह से महसूस कर सकते थे। माही ने चेतन से फुसफुसाते हुए कहा, मर पाओगी क्या तुम? एक आवाज नहीं करो। अभी अगर मैं समय से नहीं आई होती ना, तो खेल खत्म था तुम्हारा। वो खूनी वधू तुम्हारे साथ अभी कुछ भी कर सकती थी। मैंने तो वीर भैया की दी हुई ताबीज पहनी हुई है, इसलिए शायद वो भाग गई, वरना समझो तुम्हारी जान तो आज गई थी। माही चेतन के मुंह पर हाथ रखे अब भी उसके एकदम करीब खड़ी थी और चारों तरफ चौकन्नी निगाह से देख रही थी। लेकिन माही की कही बातों को चेतन कहाँ सुन रहा था। उसे तो माही का सुंदर गोल चेहरा और बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें ही दिख रही थी बस। माही को जब चेतन की नजरें खुद पर टिकी महसूस हुई, तो उसे एहसास हुआ कि वो चेतन के बेहद करीब है। माही हड़बड़ाकर चेतन से जैसे ही दूर हुई, पीछे बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो लड़खड़ा गई। माही को गिरने से बचाने के लिए चेतन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो अपना संतुलन नहीं बना पाया और माही के नीचे गिरते ही वो भी उसके ऊपर जा गिरा। चेतन और माही एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके होंठ भी आपस में उलझने को बेकाबू हो रहे थे। माही को अपने पास पाकर चेतन के भीतर एक हलचल मच गई थी। उस कपकपाती ठंड में चेतन माही की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे, और उसी एक पल में खोकर चेतन और माही के होंठ एक दूसरे से सिल गए और दोनों ने पल भर के लिए अपनी हदें खो दी। लेकिन अगले ही पल माही ने चेतन को धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। माही और चेतन दोनों ही इस वक्त एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए थे। चेतन तो माही से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। माही ने ही माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहा, अब जल्दी चलो, यहाँ रुकना सही नहीं है। इतना कहकर माही ने अपना दुपट्टा संभाला और निकल गई। चेतन भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ माही के पीछे चल दिया और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद माही ने चेतन को धीरे से गुड नाइट कहा और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, चेतन ने उसका रास्ता रोककर थोड़ा अटकते हुए कहा, माही, आई एम सॉरी, वो मैं। चेतन आगे कुछ कह पाता कि माही ने बात को पलटते हुए कहा, तुम्हारा खाना किचन में रख देती हूँ, तुम खा लेना। माही जा ही रही थी
कि चेतन ने फिर से कहा, माही, तुम वहां इतनी रात को क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे ढूंढते हुए बाहर निकली थी? और वीर सिंह कहाँ है? चेतन की बात पर माही ने कहा, मैं क्यों तुम्हारी परवाह करने लगी? मैं वहां कुछ काम से गई थी तो तुम मिल गए। वीर भैया सो गए हैं और अब ज्यादा सवाल मत करो। इतना कहकर माही वहां से चली गई तो चेतन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि माही उसे ढूंढती हुई ही बाहर निकली थी और हो ना हो माही को चेतन की परवाह तो थी। अगली सुबह चाय की चुस्कियों के साथ ही चेतन वीर सिंह की उस किताब चित्रलेखा को लेकर बैठ गया और उसमें छपे चित्रों और आकृतियों को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। वो गर्भगृह की दीवारों पर बने बाकी चित्रों को किताब में तलाशने लगा। तभी चेतन ने गौर किया कि जिस पेज पर उस आदमी की तस्वीर बनी थी, जिसके पीठ पर चेतन का बर्थ मार्क था, उसी पेज पर दो आकृतियां बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि गर्भगृह के दीवार पर बनी थी। लेकिन चेतन उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने झुंझलाहट भरे अंदाज में किताब बंद कर दी और किचन में खाना बना रहे वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मुझे अपनी स्टोरी के लिए कुछ कंटेंट जमा करना है, वरना मेरी स्टोरी ना अधूरी रह जाएगी। वीर सिंह ने दाल में छौंक लगाते हुए ही सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर दिया और चेतन अपना कैमरा उठाकर गांव की सड़कों पर निकल गया। कैमरे को लेकर चेतन काल भैरव मंदिर के पास पहुंचा। उसने मंदिर के आगे का हिस्सा तो देखा था, लेकिन मंदिर के पीछे वो अब तक नहीं गया था। चेतन आगे बढ़ा और मंदिर के पीछे के रास्ते को कैमरे में कैद करता हुआ जाने लगा। तभी उसे अपने कैमरे में वही आदमी नजर आया जो पिछली रात अचानक ही गायब हो गया था। उसे देख चेतन ने तुरंत अपना कैमरा बंद कर लिया और उसे जोर से आवाज दी, हे सुनो, तुम वही हो ना जो कल रात मुझे मिले थे? चेतन की आवाज सुन वो अनजान आदमी जो उससे दूर खड़ा उसे घूर रहा था, वो मुड़ा और जाने लगा। चेतन भी उसके पीछे दौड़ गया। वो आदमी आगे जाकर एक जगह रुक गया। चेतन ने देखा वो किसी खंडहर नुमा हवेली के सामने खड़ा है। चेतन को यह हवेली देख बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसे अब तक इस हवेली की कोई जानकारी क्यों नहीं मिली थी। ऐसा भी कोई खंडहर गांव में था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। चेतन का पूरा ध्यान उस खंडहर नुमा हवेली पर टिक गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन चेतन को उस हवेली के प्रति एक आकर्षण सा महसूस हुआ। उसके कदम ठहर से गए, जैसे वो पुरानी हवेली कुछ जानी पहचानी हो या चेतन का उस हवेली से कुछ नाता रहा हो। कुछ पल बाद ही चेतन का ध्यान हवेली से हटकर उस आदमी की ओर गया जो उस हवेली की सीढ़ियों पर खड़ा था। चेतन ने उसे देखते ही कहा, आखिर हो कौन तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और जब से मिले हो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम कुछ मदद करने वाले थे और फिर गायब हो गए। आखिर क्या जानते हो मेरे बारे में और चाहते क्या हो मुझसे? सवालों की इस झड़ी के बावजूद वो आदमी शांत खड़ा रहा। जैसे ही चेतन उसकी ओर बढ़ा, अचानक उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया और उस आदमी ने झुककर चेतन का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही चेतन एक बेहोशी जैसी स्थिति में चला गया। कुछ देर बाद चेतन को जैसे ही होश आया तो वो एक अनजान सी सड़क पर खड़ा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। ये देख चेतन भौचक्का रह गया कि एक पल में दिन से रात कैसे हो गई। कुछ देर पहले ही तो दिन का उजाला था और वो उस खंडहरनुमा हवेली के सामने खड़ा था, लेकिन एक पल में वो यहाँ कैसे आ पहुंचा और दिन से रात कैसे हो गई। चेतन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कहाँ जाए। खुद से सवाल करते हुए चेतन बोला, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो आदमी कहाँ गया? एक मिनट, ये जगह फूलपुरी है ना, पर इतनी अलग क्यों लग रही है? चेतन अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसे पूरा गांव बदला हुआ नजर आ रहा था। फूलपुर गांव में तो सभी घर पक्के मकान थे
और घरों में लालटेन की रोशनी या कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी चलते थे। लेकिन यहाँ तो घरों की शक्लें ही बदली हुई है। हर घर के बाहर मशाल जल रहे हैं और घरों का नक्शा भी अलग सा है। इसी उलझन के साथ आगे बढ़ते हुए चेतन ने पाया कि सामने घना जंगल है और कहीं भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी उसे दूर रोशनी दिखाई दी तो चेतन थोड़ा आगे बढ़ा। वहां कुछ लोग हाथों में जलती हुई मशालें लेकर कहीं जा रहे थे। दूर से देखने पर तो चेतन को उनका पहनावा और चाल ढाल भी कुछ अजीब लग रहे थे। चेतन ने भी एक घर के बाहर जल रही लकड़ी की एक मशाल को अपने हाथ में उठा लिया और उन लोगों के पीछे चलने लगा। चेतन ने खुद से कहा, इन लोगों ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं, जैसे कि पुराने जमाने के लोग पहना करते थे। और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये 2021 से कई साल पीछे हो। अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब सोच भी क्यों रहा हूँ। लेकिन जो भी दिख रहा है उसे देखकर कोई भी यही अंदाजा लगा सकता है कि ये जगह फूलपुर गांव के विकास से और 2021 से कोसों पीछे है। अपनी सोच में उलझा चेतन उन लोगों के पीछे चलता हुआ अचानक ही पांव फिसलने से पानी में गिर गया। हड़बड़ाते हुए चेतन उठा और मशाल की रोशनी में देखना चाहा तो खुद को एक पहाड़ी नदी के नाले में गिरा पाया, जहां पास ही एक नदी पूरे उफान पर बह रही थी। अगर चेतन जरा भी तेजी से गिरा होता तो वो उस नदी के बहाव में बह गया होता। चेतन हैरान था क्योंकि फूलपुर गांव में बस एक ही नदी थी जो गांव से थोड़ा बाहर थी और वो भी अब नाम मात्र की ही थी। तभी चेतन के कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज आई तो वो चौंक कर बोला, मंदिर? यहाँ कोई मंदिर है और वहां आरती हो रही है, मुझे देखना होगा। चेतन ने खुद को संभाला और भागते हुए घंटियों की आवाज की दिशा में गया। मंदिर के सामने पहुंचते ही चेतन की आंखें फटी रह गईं। उस विशाल और भव्य मंदिर के भीतर सैकड़ों मशालें जल रही थी और दिए जल रहे थे, जिससे पूरे मंदिर की दीवारें और गुंबद जगमगा रहे थे। मंदिर के अंदर लोगों की भीड़ जमा थी और सब आरती में मग्न थे। चेतन थोड़ा आगे बढ़ा और जब उसने गौर से मंदिर को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने हैरान होते हुए खुद से कहा, ये तो बिल्कुल फूलपुर गांव के काल भैरव मंदिर के जैसा है, या फिर ये कहीं काल भैरव मंदिर ही तो नहीं। क्या है मंदिर की सच्चाई और कहां पहुंच चुका है चेतन, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। क्या है सच? काल भैरव मंदिर को इस हालत में देख चेतन भौचक्का रह गया। जो मंदिर सदियों पुरानी लगती थी वो अचानक ही चमचमा रही थी। और तो और जिस मंदिर में रात के समय जाना मना था वहां रात को भगवान की आरती हो रही थी। चेतन का दिमाग शून्य हो रहा था। उसके मन में हजार सवाल थे जिसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। तभी चेतन की नजर काल भैरव मंदिर के पीछे थोड़ी दूर पर स्थित एक हवेली पर पड़ी, जिसमें जल रही मशालें और दिए चेतन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वो मंदिर की सीढ़ियों से उतरा और हवेली की तरफ बढ़ा। चेतन ने हवेली को देखते हुए खुद से पूछा, फूलपुर गांव में काल भैरव मंदिर के ठीक पीछे ऐसी ही जगह पर वो खंडहर नुमा हवेली भी है जहां मैं कुछ देर पहले खड़ा था। चेतन हवेली को देखते हुए सोचे जा रहा था, लेकिन वो तो खंडहर था, फिर ठीक उसी जगह पर ये जगमगाती हुई हवेली कैसे हो सकती है? पर मंदिर तो ये फूलपुर वाला काल भैरव ही है और मंदिर के ठीक पीछे ही वो खंडहर भी है जो किसी हवेली का अवशेष लगता है। अगर काल भैरव मंदिर नया और जगमग लग रहा है, क्या ये चमचमाती हुई हवेली भी वही खंडहर वाली हवेली है? ये कैसे हो सकता है? चेतन के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। चेतन हवेली के नजदीक पहुंचा तो हवेली के चारों ओर जलती मशालों से फैले उजाले में हवेली के अंदर बाहर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पहरेदारों से दिखाई देने लगे। पहरेदारों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो इस जमाने के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। धोती और कमर तक के कुर्ते जैसे कपड़ों में उन पहरेदारों के हाथों में बंदूक की जगह तलवारें और भाले थे,
जो कुछ भी चेतन देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हवेली को पास से देखना चाहता था और पास से तो हवेली और ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। चेतन के मन में इस वक्त कई शंकाएं जन्म ले रही थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ उससे मुझे ये लगने लगा है कि शायद मैं किसी और सदी में आ चुका हूँ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मैं वाकई वक्त में पीछे आ चुका हूँ, जिस तरह फिल्मों में टाइम ट्रैवल दिखाते हैं? मैं जो सोच रहा हूँ वो पागलपन भी हो सकता है मेरा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। अपने सवालों के जवाब के लिए चेतन ने हवेली के भीतर जाने का फैसला लिया। चेतन इसी इंतजार में कुछ देर छिपकर बैठा रहा कि जैसे ही पहरेदारों का ध्यान दरवाजे से हटेगा वो अंदर चला जाएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिर उसे मौका मिल ही गया। वो किसी तरह अंदर पहुंच गया। जब उसके कदम अंदर पड़े तो हवेली के अंदर का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अनायास ही निकला, वाह, क्या जगह है ये। सफेद और काले पत्थरों से बना बेहद शानदार फर्श जो शतरंज के बोर्ड के जैसा नजर आ रहा था। बेहद आलीशान झूमर जिस पर उजाले के लिए दीपक लगाए गए थे। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, दीवारों पर लगी तलवारों की जोड़ियां, आसपास लगे बड़े बड़े तख्त, फर्श पर फैली लाल रंग की कालीन उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। ये सारी चीजें उस हवेली के आभूषण समान थी। हवेली में सेवक और सेविकाएं, साथ ही कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ की नजर चेतन पर पड़ गई। वो लोग उसे अनजान नजरों से घूरते हुए निकल रहे थे, क्योंकि चेतन उनके बीच अलग नजर आ रहा था। सभी लोगों के मुकाबले चेतन के पहनावा बिल्कुल ही अलग था। कोई देखते ही कह सकता था कि चेतन उस जगह से नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर चेतन के दिमाग में ख्याल आया, मुझे सावधान रहना होगा। अगर फिर किसी की नजर मुझ पर पड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोचते हुए चेतन सभी से नजर बचाता हुआ एक कमरे तक जा पहुंचा। कमरे में मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। वो हल्के कदमों से अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। चेतन देखने की कोशिश करने लगा। कमरा काफी बड़ा था, जिसकी सजावट एक सुगंधित फूलों से और दिए से की गई थी। कमरे में चारों तरफ पर्दे ही पर्दे थे, जो एक तरह के झीने कपड़े से बने हुए थे, जिनमें से आर पार देखा जा सकता था। चेतन एक पर्दे के बेहद करीब जा खड़ा हुआ। जब उसने जालीनुमा पर्दे से झांका तो पाया कि एक बहुत बड़ा गोल पलंग कमरे के बीच में पड़ा है और एक आदमी उस पर बैठा है, जिसका पहनावा वर्तमान समय से बिल्कुल ही अलग था। धोती, लंबा सिल्क का कुर्ता, सिर पर पगड़ी, गले में चमचमाता हुआ बेशकीमती हार, हाथों में अंगूठियां और मुंह में पान। उसके अमीर होने के सबूत थे। अचानक ही वो आदमी बोला, जल्दी करो, मेरे निकट आओ। इस आवाज के उत्तर में कमरे में एक और आवाज आई, जरा कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए। आवाज किसी महिला की थी, लेकिन चेतन को महिला नजर नहीं आई। कुछ पल बाद ही वो महिला पलंग पर बैठे आदमी की ओर आने लगी। छन छन करती उसकी पायलों की आवाज से चेतन सचेत हो गया और वो पर्दे के बिल्कुल करीब आकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि एक लड़की, जिसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग के दुपट्टे जैसे किसी कपड़े को बांधा हुआ था और कमर से नीचे एक दूसरी लाल रंग की चुनरी बांध रखी थी। उसने शरीर के हर अंग पर एक आभूषण पहना हुआ था, जिससे उसके गोरे और भरे पूरे बदन को आसानी से देखा जा सकता था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और वो धीरे धीरे आकर उस आदमी की गोद में बैठ गई। पर चेतन की ओर से केवल उसकी पीठ नजर आ रही थी। वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। अचानक उस आदमी ने कहा, प्रिय, इतनी देर ना किया करो, मुझे आनंद के लिए प्रतीक्षा करना पसंद नहीं। वो लड़की शांत ही रही। उस आदमी के हाथ लड़की के पूरे बदन को छूने लगे और उसके होंठ लड़की की गर्दन पर घूम रहे थे। धीमे धीमे वो आदमी लड़की की सुंदरता में खो रहा था। चेतन को ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर उसे इन सब में से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। दूसरी ओर काम वासना में डूबे उस आदमी ने लड़की के बदन से एक एक करके उसके कपड़े को हटाना शुरू कर दिया। साथ ही वो उसे चूमे जा रहा था। जैसे उस आदमी ने लड़की को अपनी बाहों में जकड़ा, लड़की के मुंह से एक तेज आह निकल गई।
ये देख चेतन अपने आप में शर्म से भर उठा और उसने अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली। वहीं उस आदमी ने लड़की को घुमाकर कमर से पकड़ा और पलंग पर लेटा दिया। ये एक मौका था जब चेतन उस लड़की का चेहरा देख सकता था, लेकिन उसे किसी लड़की को इस तरह नग्न अवस्था में देखना गवारा नहीं था। उसने ये सब खत्म होने तक का इंतजार करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी ओर वो आदमी लड़की के साथ काम वासना में डूब चुका था। दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे। साथ ही वो आदमी लगातार लड़की के होठों को चूमे जा रहा था। अब तक दोनों के बदन से एक एक कपड़ा हट चुका था और दोनों एक दूसरे के यौवन का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर में लड़की की कामुक आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये सिलसिला लगातार कुछ देर तक चलता रहा और कुछ देर बाद वो आदमी थक गया। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और अपने गले में पहना वो बेशकीमती हार उस लड़की के गले में डाल दिया और अपनी जेब से एक लाल रंग की पोटली निकाल वहां रखा और कमरे से चला गया। लड़की अब भी पलंग पर लेटी थी। चेतन ने एक बार पर्दे से झांकने की कोशिश की, तब उसने पाया कि वो आदमी वहां से जा चुका था और वो लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। कुछ ही पल बाद वो लड़की अपने कपड़े पहनकर पलंग से उठी और आईने के सामने जाकर अपने बालों को ठीक करने लगी। चेतन अब भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी वो लड़की पीछे की ओर पलटी और जैसे ही चेतन ने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो एक गहरे अचंभे में चला गया। चेतन ने लगभग हकलाते हुए आश्चर्य भरी धीमी आवाज में बोला, खूनी वधू, ये कैसे पॉसिबल है? वो खुद से सवाल करते हुए मन ही मन बोला, जिसे मैंने स्टेशन पर देखा, गर्भगृह में देखा और जिसे लोग मरा हुआ मानते हैं, वो जिंदा कैसे है? आखिर ये कैसे हो सकता है? वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पहले अचानक मुझे अजनबी मिलता है, उससे मिलते ही दिन में रात हो जाती है। खंडर हो चुकी हवेली सुंदर दिखती है। रात को हमेशा से बंद रहने वाले मंदिर में रात को पूजा होती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर मैं कहाँ हूँ? समझ नहीं आ रहा। चेतन अपने सवालों में उलझा हुआ था। तभी कमरे में एक सेवक आया और दरवाजे पर खड़े होकर ही बोला, देवी, हर्षवर्धन जी पधारे हैं, अंदर आने की अनुमति चाहते हैं, क्या उन्हें आने दिया जाए? अपने कपड़े ठीक करती वो लड़की बोली, ठीक है, उन्हें भेजिए अंदर। चेतन अब भी पर्दे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। साथ ही वो परिस्थिति को भांप गया था कि वहां क्या चल रहा है। एक आदमी का जाना, फिर दूसरे आदमी का आ जाना, ये बता रहा था कि वो लड़की किस तरह के पेशे में थी। चेतन ने सेवक के बताए हुए उस आदमी हर्षवर्धन के आने तक का वेट करने का सोचा। तभी कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। करीब 24-25 के आसपास के उस लड़के ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर केवल एक पतले कपड़े को कंधे से लेकर कमर तक तिरछे डाला हुआ था और नीचे एक धोती पहनी हुई थी और सिर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। साइड से देखने पर वो लड़का गठीले बदन का लग रहा था। तभी वो लड़का हर्षवर्धन उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ तो चेतन को उसका चेहरा दिखाई दिया। हर्षवर्धन का चेहरा देख पल भर के लिए चेतन के पैर लड़खड़ा गए। उसे एक गहरा झटका लगा था। अब तक के सभी आश्चर्यों में से ये उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि जो आदमी वहां खड़ा था और जिसका नाम हर्षवर्धन था, उसकी शक्ल बिल्कुल चेतन की शक्ल जैसी थी। चेतन को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई हो। वो बस सोचे ही जा रहा था कि सामने जो इंसान खड़ा है उसकी शक्ल चेतन की शक्ल से इतनी कैसे मिल सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि एक ही समय में एक शक्ल के दो इंसान हो? चेतन के मन में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं वहां कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ हूँ। क्या वो मेरा हमशक्ल है? ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये हो क्या रहा है? चेतन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान उन दोनों पर गया। एक बार फिर वो लड़का उस लड़की के करीब आ रहा था। ये देखकर चेतन को समझते देर नहीं लगी कि वो लड़का हर्षवर्धन, जिसकी शक्ल हूबहू चेतन से मिलती है, वो वहां उस लड़की के पास किस मकसद से आया होगा। चेतन आत्मग्लानि और शर्म से भर गया। उसे अब अपने अस्तित्व पर शक होने लगा था।
ये जरूर मेरा हमशक्ल है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? और अगर ये मेरा पास्ट भी है तो भी मैं पास्ट में इतना घटिया इंसान नहीं हो सकता। आखिर ऐसी जगहों से भी मेरा संबंध कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, पर ये तो। चेतन बुरी तरह से खुद में उलझ चुका था। अपने सामने अपने ही शक्ल के इंसान को देख चेतन हैरान था। तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ मुड़ा तो उसकी पीठ चेतन की तरफ आ जाने से चेतन ने जो देखा उसे देख उसके मुंह से निकला, ये कैसे? ये तो बिल्कुल मेरे निशान के जैसा है। यानी कि ये ना सिर्फ मेरी शक्ल का है बल्कि इसका मार्क भी मेरे बर्थ मार्क से मिलता है। आखिर कौन है ये आदमी जो दिखता है हूबहू चेतन की तरह? क्या है हवेली के भीतर का राज? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। हवेली के कमरे में खूनी वधू के साथ खड़े हर्षवर्धन नाम के उस आदमी के शरीर पर अपने बर्थमार्क जैसे निशान को देख चेतन हैरान ही था कि तभी हवेली में शोर मच गया कि कोई अनजान आदमी हवेली में घुसा है। चेतन सबसे नजरें बचाकर कमरे से बाहर निकला। चारों ओर हवेली के सेवक और पहरेदार उसे ही ढूंढ रहे थे। भागते भागते उसके मन में ख्याल आया कि हो ना हो जिन लोगों ने उसे हॉल में देखा था उनमें से ही किसी ने सेवक को बताया है। भागते हुए चेतन एक बड़े से गमले से टकराया तो उस गमले के गिरने से हुई आवाज को सुन एक पहरेदार चेतन की तरफ मुड़ा, लेकिन चेतन भी उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल गया। चेतन सबसे नजरें बचाकर हवेली से बाहर निकला और अंधेरा होने के कारण वो गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही चेतन का सिर एक पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चेतन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो खुद को फूलपुर गांव के उसी काल भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर पाया, लेकिन इस वक्त दिन का उजाला था और यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। ये वर्तमान का फूलपुर गांव था। चेतन ने अपने सिर पर लगी चोट को सहलाया तो उसे एक हल्के से दर्द का एहसास हुआ। चेतन ने आश्चर्य से कहा, अरे ये मैं फिर से काल भैरव मंदिर आ गया, और वो हवेली कहाँ गई? वो आदमी और खूनी वधू कहाँ गए? और मेरे पीछे भाग रहे पहरेदार सबके सब अचानक कहाँ गायब हो गए? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चेतन अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूर पर खड़ा वही अजनबी आदमी नजर आया जो चेतन को हमेशा दिखाई दे रहा था। पहले काल भैरव मंदिर के पास, फिर हवेली के खंडहर के पास। वो अनजान आदमी हमेशा ही चेतन को अचानक से नजर आ जाता था और फिर गायब हो जाता था। और उसी खंडहर वाली हवेली के पास उस आदमी के हाथ के स्पर्श से अचानक ही चेतन किसी और समय में चला गया था। वो आदमी अपने दोनों हाथ बांधे एक दीवार से टेक लगाए बड़े आराम से चेतन को देख रहा था। जैसे ही चेतन की नजर उससे मिली वो मुस्कुराने लगा। चेतन ने उसे देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उस आदमी को आवाज दी, सुनो, आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने ही तो मेरे साथ ये सारी अजीब घटनाएं हुई हैं। फिर तुम ही बताओ कि आखिर एक पल में दिन से रात कैसे हो गई और अब फिर से रात से दिन हो गया। चेतन की बात पर वो आदमी बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए जाने लगा तो चेतन उसके पीछे भागा। देखो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, या फिर तुम मेरे ऊपर कोई जादू कर रहे हो। तुमने मुझे क्या दिखा दिया? क्या है उस हवेली का सच? और कौन थी वो लड़की जो जिंदा है पर सब उसे आत्मा कहते हैं? चेतन के कदम उस आदमी के कदमों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वो भाग तो रहा था तेज कदमों से, लेकिन उस आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा था। चेतन ने खुद को संभालते हुए और हाँफते हुए उससे फिर से सवाल किया, तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो? कोई काला जादू या सम्मोहन तो नहीं जानते हो तुम? मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है?
कौन था वो आदमी जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, और कहाँ चला गया था मैं? कौन सी जगह थी वो? मुझे सच जानना है और तुम मुझे बताओगे सच। हैरानगी की बात ये थी कि चेतन लगातार भागते हुए उस आदमी से सवाल कर रहा था, लेकिन वो आदमी अपनी चाल से बड़े आराम से चला जा रहा था। चलते चलते वो आदमी अचानक ही एक दीवार के पीछे होकर निकल गया, और चेतन जब तक भागता हुआ वहां तक पहुंचता, उसे वो आदमी तो क्या, उसकी परछाई भी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। चेतन बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों हथौड़े चल रहे थे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो चेतन ने मुड़कर देखा। सामने वीर सिंह खड़ा था, और वो वीर सिंह के घर के बाहर ही खड़ा था। वीर सिंह ने चेतन को इस हालत में देख परेशानी से कहा, क्या हो गया? कहां से भागे आ रहे हो? जैसे कि भूत देख लिया हो। दिन में तो खूनी वधू नहीं दिखी अब तक। चेतन ने झल्लाते हुए कहा, कोई भूत नहीं है इस गांव में, सब भ्रम है, और ये भ्रम जाल किसने फैलाया है ये मैं जान कर रहूंगा। चेतन ने खुद को संभाला और घर के अंदर चला गया। चेतन सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। उस शाम उसने खाना भी नहीं खाया। पूरे वक्त उसके दिमाग में वो हवेली, वो खूनी वधू और हर्षवर्धन ही चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिन और रात का चक्कर क्या है। चेतन मन ही मन सोच रहा था कि जब से वो इस गांव में आया है, हर दिन उसका सामना एक अजीबोगरीब घटना से हो रहा है, जिसका संबंध घूम फिर कर उस पर ही आता है। पर आज जो उसने देखा वो सारी घटनाओं से परे था। उसके मन में बस यही ख्याल था, उस हर्षवर्धन की शक्ल मुझसे इतना कैसे मिल सकती है? आखिर क्या संबंध है उससे मेरा? रात भर चेतन के दिमाग में यही सारे सवाल चलते रहे, और इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह चेतन तब तक नहीं उठा जब तक वीर सिंह ने उसे झंझोड़ कर न उठाया। वीर सिंह के उठाने पर चेतन हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, कौन हो तुम? चेतन को ऐसे घबराया हुआ देख वीर सिंह भी परेशान हो गया। क्या हुआ भाई चेतन, कोई सपना देख लिया है क्या? चेतन ने थोड़ा संभलते हुए कहा, वीर सिंह, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा, और मुझे वो पता करना ही होगा। मैं इस गांव में और यहाँ के रहस्यों में उलझता ही जा रहा हूँ, और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मैं काल भैरव मंदिर के उस गर्भगृह में घुसा था। सारी फसाद और सारा कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब भी अंत में उसी जगह पर मिलेंगे। चेतन को ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने बोला, सही कह रहे हो तुम, उस गर्भगृह में कुछ तो ऐसा है जो अजीब है। तुम्हारे कहने से मुझे कुछ याद आया। उस दिन भी अजीब सी घटना हुई जब हम दोनों उस गर्भगृह के पास गए थे, याद है तुम्हें? उस दिन तुमने बताया था कि गर्भगृह पर लगा ताला खुद से खुल गया था। वीर सिंह के कहने पर चेतन ने याद करते हुए कहा, हाँ, उस दिन जब हम ताले को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो ताला खुद से खुल गया था। वीर सिंह ने आगे कहा, हाँ, और जब तुम वहां से निकले थे तो ताला तो बंद हुआ नहीं था। तो तुमने सोचा है कि जब ताला बंद नहीं हुआ तो पुजारी ने अब तक हल्ला क्यों नहीं मचाया? वीर सिंह की बात सुनकर चेतन एकदम से उठ बैठा और चौंकते हुए बोला, अरे हाँ, मुझे तो ये बात ध्यान में ही नहीं आई कि आखिर पुजारी को तो ताला खुला मिला होगा ना, फिर उसने इतनी बड़ी बात को कैसे जाने दिया? वीर सिंह ने कहा, ऐसे नहीं जाने दिया चेतन बाबू, बल्कि पुजारी को तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने पता लगाया है कि जब पुजारी जी हमारे जाने के बाद गर्भगृह के पास पहुंचे तो वहां के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जैसे कि कभी खुला ही ना हो। समझे कि नहीं समझे? चेतन ने समझने की कोशिश करते हुए कहा, मतलब हमारे जाने के बाद ताला फिर से वैसे ही खुद बंद हो गया जैसे खुद से खुला था? वीर सिंह ने कहा, हाँ, एकदम सही समझे, और ये कैसे हुआ ये अब तक हमारी सोच से तो परे है। तो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि उस जगह पर ही सभी सवालों के जवाब है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी माँ ही वहां आई और बोली, वीर भैया, ये मेरे ताबीज को देखिए, इसका एक किनारा जरा सा टूट गया है, मुझे नहीं पता कैसे।
माही के गले में पहने ताबीज के टूटने की बात सुनकर वीर सिंह घबरा गया और फौरन बोला, ये कैसे अनर्थ हो गया भाई? अरे ये तो नहीं टूटना चाहिए था। तो एक काम कर, ये मेरा ताबीज पहन ले, मैं इस टूटे हुए ताबीज को ठीक करके पहन लूंगा। इतना कहकर जैसे ही वीर सिंह ने अपने गले में पहनी ताबीज को उतारना चाहा, माही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं वीर भैया, इस ताबीज की जरूरत आपको ज्यादा है। मैं तो फिर भी एक लड़की हूँ, मुझे उस खूनी वधू से कोई ज्यादा खतरा नहीं हो सकता। आपका पहनना ज्यादा जरूरी है। दोनों की बात सुन अचानक ही चेतन हंस पड़ा। उसे हंसता देख माही ने उसे घूर कर देखा तो वो बोला, तुम लोग बात ही ऐसी कर रहे हो कि हंसी आ गई। ये ताबीज अगर इतनी ही पावरफुल है कि इससे वो खूनी वधू भाग सकती है, तो फिर गांव के बाकी लोगों को यही ताबीज क्यों नहीं पहना देते हो? ऐसे ही ताबीजें बनवा कर सभी में बांट दो, फिर देखो वो खूनी वधू कभी नहीं आएगी यहाँ। चेतन की बात पर वीर सिंह ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, वाह, क्या उपाय बताया तुमने, जैसे कि ये तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। अरे पगलेट इंसान, अगर ये ताबीज बन सकता तो कब का गांव के लोगों को ये पहना चुके होते हम। एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित करके ऐसे ही कुछ ताबीजें बनाई थी, जिसमें से एक माही और मेरे पास है, और बाकी के पता नहीं किन लोगों के पास है। पर जिसके भी पास है वो इसकी मदद से सुरक्षित बचे ही होंगे, क्योंकि मैंने इस ताबीज की शक्ति को आजमा लिया है। पर उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये ताबीज वाकई में काम करती है, और जब ये बात साबित हो गई कि ये ताबीज काम करती है, तो फिर हम गए थे उस तांत्रिक बाबा के पास और भी ताबीजें बनवाने, ताकि पूरा गांव सुरक्षित हो सके। लेकिन हमारे जाने से पहले ही वो बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए कि उसके बाद कभी उनका दोबारा दर्शन ही नहीं हो पाया। चेतन अब आगे कुछ बोल नहीं पाया तो वीर सिंह ने कहा, तुम ये ताबीज छोड़ो और सोचो कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी मामला सुलझा नहीं है। चेतन को सलाह देकर वीर सिंह ने माही के ताबीज को लिया और उसे ठीक करने अपने किताबों वाले कमरे में चला गया, जहां वीर सिंह ने गर्भगृह के दरवाजे के ताले के बारे में चेतन को एक नई कहानी बता दी थी। वहीं चेतन अपने साथ हुई उस घटना को लेकर परेशान था, जहां वो अलग से लगने वाले समय में चला गया था, और वहां खंडहर वाली हवेली जो उस वक्त एकदम नई लग रही थी, उसके एक कमरे में उस लड़की यानी कि खूनी वधू के साथ अपने जैसे शक्ल वाले आदमी हर्षवर्धन को देखा था। चेतन इन्हीं बातों को सोचता हुआ बेचैन सा घर की छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़े उसी आदमी पर पड़ी जो उसे हर बार दिखाई देता है और फिर न जाने कहां चला जाता है। वो आदमी वीर सिंह के घर के बाहर सड़क पर झुककर बैठा हुआ था और वहीं से चेतन को घूरे जा रहा था। चेतन ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो फौरन भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा और घर से निकलकर उस आदमी की तरफ लपका, लेकिन वो आदमी वहां से निकलकर आगे बढ़ गया। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चेतन को अपने पीछे भगा रहा है, और उस वक्त चेतन गांव के बाजार में उस आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस आदमी की रफ्तार देखने में तो सामान्य थी, लेकिन वो चेतन से काफी दूर था, जिसकी दूरी चेतन बहुत कोशिश करने के बाद भी तय नहीं कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चेतन उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके बीच की दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चेतन ने चीखते हुए कहा, सुनो, तुम मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रुक जाओ। कौन है ये आदमी और क्या चाहता है चेतन से? आखिर किस जाल में फंस रहा है चेतन? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बाजार में भागते हुए चेतन उस आदमी को रोकने के लिए चीख रहा था, लेकिन चेतन के चीखने पर वो आदमी तो नहीं रुका, पर वहां खड़े सभी लोग चेतन को हैरानगी से देखने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो आदमी अचानक ही पेड़ के नीचे जाकर रुक गया, तो चेतन भी हांफते हुए अपने घुटनों को पकड़े खड़ा होकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। चेतन आगे बढ़ा और उस आदमी के पास जाकर बोला, बहुत पछताओगे तुम,
इस तरह की हरकत करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि क्या राज है उस हवेली का और कैसे मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ मेरी शक्ल का आदमी था। चेतन के सवालों के बावजूद वो आदमी जवाब देने की जगह मुस्कुराए जा रहा था। तभी वहां वीर सिंह आ पहुंचा और उसने चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है चेतन बाबू, पगला गए हो क्या? यहाँ अकेले में किससे बातें किए जा रहे हो? चेतन ने कहा, अकेले कहाँ, मैं तो उस अजीब से आदमी से बात कर रहा हूँ। चेतन ने सामने खड़े उस आदमी की ओर इशारा किया तो वीर सिंह ने फिर से कहा, कौन सा आदमी भाई, वहां कोई भी नहीं है। वीर सिंह की बात सुन चेतन के दिमाग के तार हिल गए। वो चिढ़ते हुए वीर सिंह से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सामने खड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वीर सिंह कुछ सोचकर बोला, चेतन बाबू सामने कोई आदमी नहीं है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो रहस्यमयी आदमी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराता है और जैसे ही चेतन की नजर उस आदमी पर पड़ती है वो वहां से गायब हो जाता है। उस आदमी को वहां से अचानक ही गायब देख चेतन भौचक्का रह गया और चिल्लाते हुए बोला, वीर सिंह, वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वो? चेतन की इस बात पर अब वीर सिंह को हंसी आ गई और वो जोर से हंसते हुए बोला, लो, जब हम कह रहे थे कि वहां कोई नहीं है तो तुम कह रहे थे कि वहां कोई आदमी है। और अब कहते हो कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। वीर सिंह ने चेतन की हालत देख थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम ना गांव की घटनाओं को बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चुपचाप घर चलो हमारे साथ। कहते हुए वीर सिंह चेतन के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे घर की ओर ले जाने लगा। हल्की शाम होने को थी। एक बार फिर सारे पंछी घर की ओर लौट रहे थे, साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी थी। चेतन और वीर सिंह भी नारंगी मध्यम प्रकाश में डूबते सूरज के साथ घर की ओर चले जा रहे थे। सारा माहौल शांति में डूबा था, पर चेतन का मन पूरी तरह शांत था। तभी चेतन वीर सिंह से बोला, वीर, सच बोलो, क्या तुम्हें वो आदमी नजर नहीं आया था? वीर सिंह अपने माथे की लकीरें से कुड़ते हुए बोला, यार, हम सच कह रहे हैं, वहां कोई नहीं था। अब बोलो किसकी कसम खा ले? तुम मेरा कमाल करते हो, तुम्हें ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे जो कि गायब हो जाते हैं। चेतन वीर सिंह की बात सुन चुप रह गया। एक पल को उसे लगा शायद ये उसके दिमाग का भ्रम ही हो, पर एक ही आदमी का कई बार मिलना ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। थोड़ी देर में चेतन और वीर सिंह घर पहुंच गए। घर में घुसते हुए चेतन बोला, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। कहते हुए चेतन घर से बाहर ही रुक गया और घर की सीढ़ियों पर बैठ अपने मोबाइल पर कुछ देखकर स्क्रॉल करने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि हो ना हो वो आदमी जरूर कोई फ्रॉड है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो है नहीं जो कोई भी कभी भी दिखाई देगा और कभी भी गायब हो जाएगा। चेतन ये सोच ही रहा था कि एक बार फिर वही रहस्यमयी आदमी चेतन के सामने आ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, क्या हुआ चेतन, खुद समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? मुझे सिर्फ तुम ही क्यों देख पा रहे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं? यही सोच रहे हो ना? तो तुम मुझे कल सुबह उस हवेली के पास मिलो, मैं सब समझाता हूं तुम्हें। चेतन उस आदमी की बात सुनकर चढ़ गया और गुस्से में उसके तरफ कुछ कदम बढ़ाकर बोला, तुम ना एक नंबर के फ्रॉड इंसान हो, एंड आई नो तुम मेरे साथ सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हो। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, चेतन, you don't know anything about this village and about me, इसलिए ही कह रहा हूँ मुझे हवेली में आकर मिलो, मैं सब बता दूंगा। ये सुनकर चेतन को गुस्सा आ गया। वो बोला, पहली बात तो मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है, और दूसरी बात, वहां आकर क्या होगा? अगर कुछ बताना है तो यही बताओ ना कि आखिर तुम हो कौन? चेतन की बात सुन वो आदमी बोला, ठीक है, तो सुनो, मेरा नाम कालदूत है, मैं किसी भी काल में गमन कर सकता हूँ।
यानी कि आ जा सकता हूँ। तुम्हारी भाषा में कहे तो टाइम ट्रैवल। चेतन उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। मतलब मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम टाइम ट्रैवलर हो। इस हिसाब से तो तुम तो भगवान हुए, या फिर कहूँ तो भगवान के दूत। इस बात के जवाब में उस आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, यस, तुम ऐसा कह सकते हो। चेतन ने उस आदमी की बात पर एक व्यंग करते हुए कहा, तो भगवान के दूत लोग भी इंग्लिश बोलते हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इस पर कालदूत नाम के उस आदमी ने कहा, तो तुम्हारे अनुसार मुझे केवल संस्कृत में बात करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अब ये देखो। कहते हुए वो सड़क की ओर जाने लगा। सड़क के दूसरी ओर एक शराबी नशे की हालत में शराब की बोतल हाथ में लिए झूमते हुए गाना गाते चला आ रहा था। साकी साकी रे साकी साकी। कालदूत आगे बढ़ा और उस शराबी के शरीर के अंदर से होकर गुजर गया, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत हो, और एक हवा की तरह उस शराबी के शरीर के भीतर से होकर वो बाहर निकल गया। चेतन ने जैसे ये करिश्मा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चेतन कुछ कह पाता कि तभी वीर सिंह चेतन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ चेतन? किससे बात कर रहे हो? कौन है? वीर सिंह को देख चेतन हड़बड़ाते हुए बोला, वीर सिंह, तुमने देखा? वो आदमी उस शराबी के अंदर से निकल गया। आखिर कैसे हो गया ये? तुमने देखा ना? चेतन ने जैसे ही सामने की ओर इशारा किया, उससे वहां वो आदमी नजर नहीं आया। वीर सिंह चेतन को शांत करते हुए बोला, चेतन जी, वहां उस पगलेट शराबी के अलावा और कोई न है। मुझे लग रहा है कि पक्का तुम बौरा गए हो। तुम्हें मैंने कहा था आराम करो। इस खूनी वधू के चक्कर ने तुम्हें भी पगलेट बना दिया है। कहकर वीर सिंह उसे जबरदस्ती घर में ले गया। रात के खाने पर चेतन बिल्कुल शांत रहा और फिर सोचने लग गया। सारी रात उसके दिमाग में वो कालदूत और उसकी बातें घूमती रही। अगली सुबह जब चेतन जागा तो उसे ध्यान आया कि कालदूत ने उसे हवेली में मिलने को बुलाया था, जहां वो इन सब घटनाओं के बारे में बताने की बात कह रहा था। चेतन सुबह सुबह ही किसी से बिना कुछ कहे हवेली की ओर चला गया। चेतन हवेली के पास जब पहुंचा तो उस हवेली के आसपास का माहौल देखकर उसे वो चमचमाती हुई हवेली याद आ गई, जहां वो होकर आया था। जिस दरवाजे पर अभी लताओं ने कब्जा कर रखा है, वो दरवाजा कितना आलीशान था। सीढ़ियों पर जहां लाल गलीचा बिछा हुआ था, अभी वहां सिर्फ धूल मिट्टी और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। जहां आसपास पहरेदार पहरा दे रहे थे, अब वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चेतन ने हवेली के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, लो, मैं आ गया। कालदूत, बाहर आओ, बताओ क्या बताना चाहते थे। कालदूत, मैं बाहर खड़ा हूं, सामने आओ। कई आवाजें देने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। चेतन ने यहाँ वहां देखना शुरू किया तो उसे हवेली के दूसरे माले पर किसी की परछाई नजर आई और किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि कालदूत अंदर ही है। चेतन बाहर खड़ा सोच रहा था कि क्या मुझे अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। ऐसा ना हो कि वो रहस्यमय आदमी जो खुद को कालदूत बता रहा है मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे अब और अपने दिमाग से खेलने नहीं दे सकता। मुझे बात करनी ही होगी। कुछ देर विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि वो अंदर जाएगा। जैसे ही चेतन ने अपना पहला कदम हवेली की सीढ़ियों पर रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसे छू कर घुसर गया। चेतन एक पल को सहम गया, पर उसने खुद में हिम्मत बांधते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। दरवाजे पर लगी विशाल कुंडी को अपनी उंगलियों से छुआ। वो कुंडी इतनी बड़ी थी कि उसे एक हाथ से खोला जाना असंभव था, पर उसने वहां लगे जालों को साफ कर किसी तरह से कुंडी को खोला और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो बहुत से चमगादड़ एक साथ चेतन के चेहरे से टकराते हुए
तेजी से बाहर निकल गए, जिसके चलते हुए वो बुरी तरह से डर गया था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर जैसे ही चेतन का ध्यान फर्श पर पड़ा, उसे याद आ गया कि ये फर्श बिल्कुल उसी तरह का है जैसे उसने देखा था, वही चेसबोर्ड समान। लेकिन अब उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी थी। तभी चेतन के दिमाग में ख्याल आया और वो खुद से बोला, हवेली तो बंद थी, मैंने जस्ट ही खोली है, फिर वो आदमी अंदर कैसे आया होगा। सोचते हुए उसने जब अपनी नजरें चारों ओर घुमाई तो पाया कि हवेली में सभी चीजें जली हुई दिखाई पड़ रही थी, जैसे वहां कभी भीषण आग लगी हो। वो बड़ा सा झूमर, दीवारों पर लगी तलवारों की जोड़ियां, सब उस आदमी को कुछ जल चुका था। ये देखकर चेतन आश्चर्य में पड़ गया और उसके मुंह से निकला, हाउ इज इट पॉसिबल? जो भी मैंने देखा था वो सब अब बिल्कुल अलग है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस जगह को देख रहा था जो उसने पिछली रात या कहे कि दिन में वहां देखी थी। चारों ओर फैली राख और धूल पर उसके पैरों के निशान बन रहे थे। हवेली के उस बड़े से कमरे में रखे सभी आलीशान फर्नीचर कुछ अधजले से लग रहे थे। उसका ध्यान दीवारों पर टंगे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर भी गए। कुछ तो जल चुकी थी, कुछ धुएं और राख से बुरी तरह सने हुए थे और कुछ समय के साथ फीके पड़ गए थे। सारी पेंटिंग्स में एक भी फोटो पहचान पाने की स्थिति में नहीं थे। वो खुद से बातें करते हुए बोला, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने देखी थी, लेकिन ये इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती है? क्या वाकई में मैंने ये हवेली अपने पास्ट में जाकर देखी है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी ना, लेकिन वो तो सपना भी नहीं था, जरूर वो कोई और जगह होगी। पर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये हो क्या रहा है? तभी चेतन को याद आया, अगर ये वही हवेली है तो उसमें वो कमरा भी होगा जहां मैंने कल खुद को देखा था। सोचते हुए चेतन उस कमरे को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते एक कमरे में जा पहुंचा। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी तो चेतन आगे बढ़ा और सामने लगी खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा का एक झोंका कमरे में आ गया, जिसके चलते कमरे में फैली धूल, मिट्टी और राख चेतन के चेहरे पर पड़ गई। वो बुरी तरह छींकने लगा। हवा के झोंके से कुछ चीजें भी जमीन पर बिखर गई। चेतन ने देखा ये कमरा हूबहू वैसा ही था, बस पर्दों की सजावट आग में झुलस चुकी थी और समय के साथ पुरानी हो गई थी। चेतन आगे बढ़ा तो उसके पैर से कुछ टकराया। चेतन को एहसास हुआ कि ये वही चीज है जो हवा के चलते गिर गई थी। असल में वो एक पुरानी फोटो फ्रेम थी। चेतन ने उस फ्रेम को पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये फ्रेम बिल्कुल खराब नहीं थी और फोटो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जिसे देखते के साथ चेतन के मुंह से निकला, वीर सिंह खूनी वधू के साथ? आखिर वीर सिंह की तस्वीर खूनी वधू के साथ कैसे हो सकती है? अब चेतन आगे क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।